स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है। वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। दोस्तों 1974 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी रोटी कपड़ा और मकान का ये डायलॉग आज भी उतना ही रिलेवेंट लग रहा है, क्योंकि आज भी कॉलेज ग्रेजुएट्स जॉब के लिए इधर उधर भटक ही रहे हैं। फर्क है तो बस इतना कि उस टाइम स्टडीज पर खर्च होने वाले हजारों रुपए आज लाखों में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन युवाओं के ऊपर स्टडीज और जॉब्स का प्रेशर वही का वही है। वैसे आज का हमारे वीडियो जॉब क्राइसिस पर नहीं, बल्कि इंडियन कॉलेजेस से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है जिनके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती, पर ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम को खोखला बना रही हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आइए समझते हैं कि आज इंडियन कॉलेजेस एक जोक बनकर क्यों रह गए हैं। दोस्तों भारत के लगभग 808 मिलियन पॉपुलेशन यानी कि 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन इस यूथ की एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज क्या है? हायर एजुकेशन की हालत आज इंडिया में कुछ अच्छी नहीं है, और आइए कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस को स्टडीज के लिए आइडियल प्लेस नहीं बनने दे रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी हाईलाइट हुए हैं, लेकिन ये किसी इन्वेंशन या फिर बेहतर रैंकिंग की वजह से नहीं, बल्कि दलित स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड के मामले में हाईलाइट हुए हैं। देखा जाए तो ये हादसे इन इंस्टीट्यूट्स में होने वाले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को साफ दिखाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इस प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर डिस्कस नहीं किया गया। जब जेएनयू के एक फैकल्टी मेंबर ने एलिजिडली SC/ST या फिर OBC स्टूडेंट्स को PhD एंट्रेंस वाइवा एग्जाम में लो मार्क्स देकर फेल कर दिया, उस टाइम पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ था। दोस्तों तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, वो भी देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का, लेकिन ऐसे कई और भी मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। देखिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में आज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन SC/ST स्टूडेंट्स के लिए हार्श रियलिटी बन चुकी है। देखा जाए तो स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेसर से ही ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। आज हम 21st सेंचुरी में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज के स्टूडेंट्स को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर इक्वालिटी के डेफिनेशन को हम समझे भी तो इक्वालिटी का मतलब यह है कि हर नागरिक को सारे लेजिटिमेट राइट्स इक्वल एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी और एनलाइटमेंट हासिल है। लेकिन खुद गवर्नमेंट का डेटा इस इक्वालिटी के डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। साल 2007 में UGC के फॉर्मर चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोरात ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। ये रिपोर्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करती है, जो उस दौरान एम्स दिल्ली के SC/ST बैकग्राउंड के मेडिकल स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा था। साथ ही इस रिपोर्ट में सीरियस इश्यूज जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, हॉस्टल सेग्रीगेशन, गेम्स और कल्चरल इवेंट्स में सोशल सेग्रीगेशन और सीरियस कास्ट ओवरटोन्स के साथ रैगिंग डिस्क्राइब्ड है। इसी तरीके का सेम केस साल 2012 में भी सामने आया था, जब वर्धमान मेडिकल कॉलेज, जो कि सफदरगंज हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के सभी SC स्टूडेंट्स एक साथ फेल हो गए थे। आगे जाकर ये एलिगेशन सच साबित हुए कि इन स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल किया गया था, और केस के सामने आने के बाद कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल तक को सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट डेटा और रिपोर्ट्स को देखें तो हमें ये समझ आता है कि इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए जितनी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई और एक्शंस लिए गए, उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आज भी इंस्टीट्यूट्स में ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर अनचेंज्ड है, जिससे स्टूडेंट्स को तो काफी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली कहां पर स्टैंड करते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में एंटर होने के लिए इतने टफ एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं और बड़ी मुश्किल से कट ऑफ क्लियर करके फाइनली एडमिशन मिल पाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली कौन सी रैंक होल्ड करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रेटिंग में बहुत ही पुअर पोजीशन पर है, और एक भी ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेटिंग्स के टॉप 100 लिस्ट में शामिल हो पाई है। दोस्तों भारत के लिए बहुत बुरी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि यहाँ दुनिया की 1/5 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रहती है। अगर हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसमें भी इंडिया के सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स ही पहुंच पाए हैं, जिसमें 152 रैंक पर IIT बेंगलोर और 185th रैंक IIT दिल्ली का है। बाकी IITs 400 की लिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो 500 की लिस्ट में मुश्किल से अपनी जगह बना पाई है। ऐसे में इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी आपके सामने है। जबकि एक दौर था जब भारत के पास स्वामी विवेकानंद जैसे स्टूडेंट्स थे, जिनके बारे में क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल स्टिल विलियम हेस्टी ने लिखा था कि नरेंद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन मुझे उनकी प्रतिभा और संभावनाओं वाला कोई भी लड़का नहीं मिला। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में दार्शनिक छात्रों के बीच भी वो जीवन में अपनी छाप छोड़ने के लिए बाध्य है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स
प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों आज हमारे देश की यूनिवर्सिटी से दूसरे विवेकानंद नहीं निकल पा रहे हैं। आज क्यों 130 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग इतनी खराब हो गई कि ग्लोबली इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, ये ओपन ट्रूथ है कि इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए क्लर्क्स प्रोड्यूस किए जा सके, और इसी ट्रेंड की वजह से देश में एनर्जेटिक और टैलेंटेड यूथ कम होते जा रहे हैं। साथ ही IAS और IPS के नाम पर आज मात्र सामान्यवादी ही क्रिएट किए जा रहे हैं, और यही वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स और विवेकानंद ने यूनिवर्सिटी सिस्टम को एडॉप्ट नहीं किया। लेकिन आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हाथ पैर मारते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं वो भी काफ़ी पुअर है, और आइए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इंडियन यूनिवर्सिटीज के पास अपने एजुकेशन सिस्टम और फैसिलिटीज की नीड को फुलफिल करने के लिए आज इंस्टीट्यूशंस के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए प्रोवाइड होने वाले प्लान्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। साथ ही इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से अधिकतर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस इक्विपमेंट और लाइब्रेरीज नहीं है। फंड्स की कमी की वजह से इन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो भी अचीव नहीं कर पाते। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC भी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए किसी तरह के फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। जहां को दूसरी कंट्रीज अपने हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने में लगी हैं, वहीं भारत में उल्टा हो रहा है। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि IIMs के फीस स्ट्रक्चर को समझें तो ये काफ़ी हाई है। दोस्तों, IIM अपने MBA क्लासेस के पर सेमेस्टर 2 लाख रुपीज़ की फीस चार्ज करता है, जिससे साफ है कि अमाउंट एक नॉर्मल फैमिली की रीच से बाहर है। साथ ही अगली बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। आज साइंस के सब्जेक्ट का मीडियम पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉलेजेस में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से पढ़ने आते हैं और जिनकी इंग्लिश पर पकड़ मजबूत नहीं होती, वो इंग्लिश में साइंस को नहीं पढ़ पाते, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। साथ ही स्टैंडर्ड पब्लिकेशन भी इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, जिससे इशू और भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में दिखाता है कि आज हमारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। साथ ही हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की कैपेबिलिटी को भी समझना होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें PhD स्टूडेंट्स आज सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी PhD के अधिकतर स्टूडेंट्स उसी घिसे पिटे टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। इन सब के अलावा PhD स्टूडेंट्स पर तो इतने ढेर सारे मीम भी बनते हैं कि कैसे वो प्रोफेसर्स के घर के काम करने पर भी मजबूर होते हैं। वहीं अगर कोई स्टूडेंट फ्रेश, यूनिक या फिर आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक लेकर जाता है तो उससे ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि इसे तो तुम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ और कर लो। दोस्तों, PhD वाला एक इंटरेस्टिंग हादसा एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था, जब यूनिवर्सिटी ने उनके थीसिस को इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी के PhD इवेल्युएटर को वो थीसिस समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में यूनिवर्सिटीज को ये मानना होगा कि वो इनकॉम्पिटेंट है, जिससे आगे उनमें सुधार किया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हमारे इंस्टीट्यूट्स रियलिटी से कनेक्शन खोते जा रहे हैं। आप आज किसी भी कॉलेज के ग्रेजुएट को पकड़ करके पूछ सकते हैं कि कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, क्या ये पढ़ाई आपके आगे कैरियर में काम आएगी, जिस डिग्री के साथ आप परस्यू करना चाहते हैं। यकीन मानिए कि मैक्सिमम लोगों का जवाब नहीं ही होगा। देखा जाए तो आज इंडियन कॉलेजेस आपको सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा देते हैं और कुछ नहीं। बाकी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज स्टूडेंट्स बुक या फिर सेल्फ स्टडी से गेन करते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर स्टूडेंट्स कॉलेज सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनका 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया कंप्लीट रहे, और अगर कभी अटेंडेंस रूल को रिमूव कर दिया गया तो लगभग आधे से भी ज़्यादा कॉलेजेस खाली पड़ जाएंगे। दोस्तों, एक और जहां कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करने में फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स भी कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की प्रॉब्लम है।
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 24.5 है। यानी इंडिया में हायर एजुकेशन परस्यू करना इतना मुश्किल हो गया है कि सिर्फ 100 में से 24 बच्चे ही हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हो पाते हैं। इतना ही नहीं, जिन स्टेट्स में स्कूल एजुकेशन ठीक ठाक है वहां भी हायर एजुकेशन की हालत वर्स्ट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल एजुकेशन की तरह कॉलेज स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल का भी कोई नेशनल सर्वे नहीं होता है। दोस्तों, ब्राइट स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बजाय फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को हायर स्टडीज के लिए प्रेफर कर रहे हैं, जिस वजह से ब्रेन ड्रेन भी क्रिएट हो रहा है। इसके बावजूद साल 2017-18 में हुए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के पीएचडी एनरोलमेंट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर्स बाकी कंट्रीज के रिसर्चर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। ढेर सारे अभाव में मास्टर्स, पीएचडी और ग्रेजुएशन करने के बाद जब बारी प्लेसमेंट की आती है, उस टाइम पर भी यूनिवर्सिटीज अपने हाथ खड़े कर देती हैं। दूसरे कॉलेजेस स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में भी फेल हो गए हैं। अगर प्लेसमेंट होती भी है तो या तो वो अनपेड होती है या फिर इंटर्नशिप। ऐसे में इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सूटेबल जॉब्स प्रोवाइड करने में भी ये सारे इंस्टीट्यूट्स फेल हुए हैं और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जॉब के लिए अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, आज स्टूडेंट्स 8 से 10 लाख देकर इंजीनियरिंग और बाकी कोर्सेज की डिग्री लेते हैं और इंस्टीट्यूट्स उन्हें प्लेसमेंट के दौरान या तो जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाते या फिर 2 लाख पर एनम या फिर इससे भी कम की नौकरी उन्हें मिल पाती है। हर साल इंडिया में 65 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन साल 2021 के डेटा के मुताबिक इसमें से सिर्फ 45.9% ऑफ ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं, जिसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को उनके स्ट्रीम में स्किल्ड नहीं बना पाते, जिस वजह से ना तो कंपनीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज मिल पाते हैं और ना ही स्किल्ड एम्प्लॉयज को उनके नीड के हिसाब से जॉब। ऐसे में साफ है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को स्किल्ड करने में फेल हो रहे हैं। ऐसे में आइए ये समझ लेते हैं कैसे सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही इंडिया है जहां वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज हमारे इंडिया की हायर एजुकेशन की हालत हमारे गुरुकुल वाले दौर के आसपास भी नहीं है। भारत को जरूरत है कि आज जहां पूरी दुनिया मॉडर्न यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने पर काम कर रही है, वो भी इस लेवल को रीच करने की कोशिश करे, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री तो बन गए हैं, लेकिन हमारी यूथ की हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास फैसिलिटीज और मॉडर्न यूनिवर्सिटीज अभी भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के जर्मन मॉडल को ही ले सकते हैं, जिसके कॉम्प्लेक्स ग्रेजुएट स्कूल्स के एडवांस्ड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाता है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के फाउंडर और इंग्लिश थियोलॉजियन जॉन हेनरी न्यूमैन ने 1852 में यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब किया था। दोस्तों, उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी अ सेट ऑफ विजडम, अलाइड टू द वर्ल्ड, अ मिनिस्टर ऑफ द फेथ, एन अल्मा मेटर ऑफ राइजिंग जनरेशन, इट इज दिस एंड अ ग्रेट डील मोर। दोस्तों, इस हिसाब से इंडिया भी अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड कर सकता है, जिससे हम अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को अफोर्डेबल और एक क्वालिटी लर्निंग प्लेस बना सके। साथ ही हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स का एम सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल टोन को राइज करने का होना चाहिए, जिससे पब्लिक माइंड कल्टिवेट हो सके और नेशनल लेवल पर एजुकेशन और रैशनल थिंकिंग हो सके। दोस्तों, अगर हम आज इंडियन यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पर लर्निंग और प्लेसमेंट के ख्याल को छोड़कर सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों, जब हम ग्राउंड में चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें पॉलिसीज भी मेजर रोल प्ले करती हैं। आज इंडियन इंस्टीट्यूट्स की जैसी हालत है, उनके लिए पॉलिसी रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। आज इन इंस्टीट्यूट्स को अपने एक्सेस को एक्सपैंड करने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है, जिससे इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल बेस्ट टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को समझ सके। साथ ही असेसमेंट, एक्रीडिएशन और रैंकिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट्स ब्रिलियंट माइंड्स क्रिएट करें तो इसके लिए उन्हें रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना होगा। आज भारत के पास टेक्नोलॉजी की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं। आज भी एजुकेशन के ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बोरिंग भी है और लिमिटेड भी। साथ ही एजुकेशन तभी हेल्पफुल होगी जब इसकी मदद से आप एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल कर सके। दोस्तों, आज इंडियन यूनिवर्सिटीज को यह भूलना नहीं चाहिए कि उनकी 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनमें पहला इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस पर एक बेहतर तरीके से डिस्कशन कराना और दूसरा इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस पर रिसर्च कंडक्ट कराना। देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में यूनिवर्सिटीज के रोल पर रीथिंक करने की बहुत जरूरत है। हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंट एम यही होता है कि लोग क्वेश्चन करना सीखें और रीजनड आर्ग्यूमेंट्स की कैपेसिटी गेन कर सके। दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि इस एजुकेशन सिस्टम ने दुनिया को महान से महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, सीईओज और लीडर्स भी दिए हैं।
ऐसे में अगर इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड होता है तो न जाने ये यंग इंडिया कहां से कहां पहुंच जाए। और जिन कंट्रीज के सीईओज के इंडियन होने पर हम इतराते हैं, शायद नियर फ्यूचर में हम वैसी कंपनीज अपने इंडिया में भी क्रिएट कर पाएं। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।